विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे पहलवान की ढोलक, तो उसका दूसरा भाग लेकर के आया हूं मैं हूं शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी शैलेंद्र में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के पाठ शुरू करते हैं। हम लोग लुट्टन पहलवान के बारे में जान चुके थे। अब वो पहलवान कैसे बना, इसकी कहानी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपने जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी ढुलकी लगाया करता। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो हुआ ये कि श्यामनगर का मेला था और उस मेले को देखने के लिए, उसका दंगल देखने के लिए लुट्टन पहलवान भी श्यामनगर मेला गया था। दूसरी ओर शेर की बच्चे की टाइटल उपमा उपाधि है ना, तो टाइटल पाने वाला चांद सिंह, असली नाम क्या था? चांद सिंह, जो कि बादल सिंह का शिष्य था या बादल सिंह उसका गुरु था। तो पंजाब का पहलवान था और पहले पहल वह भी श्यामनगर आया था। लेकिन अनेक पठानों पंजाबी पहलवानों को हरा करके उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बहादुर होगा। सुंदर था, जवान था, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपकती पड़ती थी और दंगल में लंगोट लगा करके वह अजीब किलकारी भरकर छोटी ढुलकी लगाया करता था। अर्थात वह बीच बीच में किलकारी भरता था और बीच बीच में दहाड़ता फिरता था ताकि अपने उस टाइटल को वो सही साबित करे। लोग उससे डरते थे, उससे दंगल लड़ने से, कुश्ती लड़ने से डरते थे, क्योंकि उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी और वह कई अपने हम उम्र और आसपास के जवानों को, पहलवानों को मात दे चुका था। तो शेर के बच्चे टाइटल वाला चांद सिंह और दूसरी ओर लुट्टन सिंह भी दंगल देखने गया था। अब देखिए कि दंगल में क्या होता है। राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा मरा मरा। पर वाह रे बहादुर! लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ
मेला देखकर घर जाओ। तो क्या हुआ, राजा साहब दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे। किसको? चांद सिंह को, क्योंकि चांद सिंह बड़े बड़े पहलवानों को हरा चुका था और साथ ही शेर की टाइटल प्राप्त कर ली थी। तो सीधी बात है भाई, राजा साहब प्रसन्न होंगे और राजा साहब को एक पहलवान मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि चांद सिंह को अब हम अपने दरबार में रख लेंगे। यही बातें हो रही थी कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा चांद सिंह, चांद सिंह को क्या किया, लुट्टन ने चुनौती दे डाली। और जब चुनौती दे डाली तो चांद सिंह ने क्या किया, स्वाभाविक है कि पहले मुस्कुराया कि अच्छा तुम लड़ोगे मुझसे, और उसके बाद उसके ऊपर बाज की तरह टूट पड़ा। कौन? चांद सिंह। किसके ऊपर? लुट्टन के ऊपर बाज की तरह टूट पड़ा। शांत दर्शकों में खलबली मच गई, शांत दर्शकों की जो भीड़ थी उसमें खलबली मच गई। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा अरे मरा मरा, किसी ने कहा अरे पागल है पागल। पर वाह रे बहादुर, क्या कहने, लुट्टन सिंह ने पैंतरा दिखाना शुरू कर दिया। और केवल पैंतरा ही नहीं दिखाया, पैंतरा दिखा करके बड़ी सफाई से चांद सिंह के आक्रमण से बच करके बाहर निकल आया। लेकिन तभी क्या हुआ, राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी और कुश्ती बंद करवा करके लुट्टन को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई ये लो 10 रुपए का नोट, जाओ और मेला देखकर घर जाओ। ऐसा क्यों किया राजा साहब ने? राजा साहब को लुट्टन को देख करके, राजा साहब ने जब लुट्टन को देखा तो समझ गए कि ये चांद सिंह से लड़ नहीं सकता, देखने में ऐसा है कमज़ोर सा है ना, और चांद सिंह हट्टा कट्टा था, नौजवान था। तो चांद सिंह से लुट्टन सिंह कैसे लड़ पाएगा, और कहीं चांद सिंह उठा करके पटक दे, कहीं कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा है कि चांद सिंह से लुट्टन सिंह को क्या लड़ाया जाए। तो राजा साहब ने इसीलिए लुट्टन सिंह को, चूंकि लुट्टन सिंह ने चुनौती भी दे डाली थी, तो उसको एक कह लीजिए सांत्वना देने के लिए 10 रुपए का नोट दिया और कहा जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो देखिए अब आगे क्या होता है। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब ने सिपाहियों तक, मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता, उसे लड़ने दिया जाए। तो क्या हुआ, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, ये लुट्टन सिंह ने कहा। तो सिपाही से लेकर के मैनेजर तक ने, सब ने धमकाया और कहा कि शरीर में गोश्त नहीं है और चला है लड़ने, वो भी शेर के बच्चे से, पागल है तू, है ना। ये सब लोगों ने कहा, मैनेजर, सिपाही और सरकार इतना समझे, सरकार अर्थात राजा साहब इतना समझा रहे हैं और इसे समझ में नहीं आ रहा। तो लुट्टन ने क्या कहा, लुट्टन ने कहा दुहाई सरकार, पत्थर पर सर पटक करके मर जाऊंगा, लेकिन लड़ने का हुक्म दिया जाए। तो ये लुट्टन सिंह ने कहा। केवल कहा ही नहीं बल्कि एक तरीके से गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे लड़ने का मौका दिया जाए। और जो पंजाबी पहलवान थे वो क्या कर रहे थे, वो लुट्टन सिंह पर गालियों की बौछार कर रहे थे। लेकिन एक दो लोग ऐसे भी थे जो लुट्टन के पक्ष में भी चिल्ला रहे थे और कह रहे थे उसे लड़ने दिया जाए। तो देखते हैं लड़ने दिया जाता है कि नहीं। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की
चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक धिना ढाक धिना ढाक धिना, अर्थात वाह पट्ठे वाह पट्ठे। तो जब राजा साहब ने से वो गिड़गिड़ाता रहा लुट्टन सिंह, और कुछ लोगों ने भी कहा कि उसे लड़ने दिया जाए, तो राजा साहब ने उसे आज्ञा दे दी। और दूसरी ओर चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ ही मुस्कुराने का चेष्टा कर रहा था। व्यर्थ क्यों मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था? व्यर्थ मतलब बेकार में क्यों मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था? उसे तो भाई सही में मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि उसे पहली ही पकड़ में लुट्टन सिंह की ताकत का पता चल चुका था, यानी अपने प्रतिद्वंदी का पता चल चुका था। ताकत का मतलब उसके जो दांव पेच थे, उसके जो पैतरे थे, उसका पता चांद सिंह को चल गया। क्योंकि देखिए, जो पहलवान होगा वो समझ जाएगा कि अगला पहलवान हमसे 19 है कि 20 है। और चांद सिंह को समझ में आ गया कि लुट्टन सिंह से पार पाना आसान नहीं है। तभी वो व्यर्थ खड़ा होकर मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था मुस्कुराने की, मुस्कुरा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी दुर्गति होने वाली है, लुट्टन से उठाकर पटक देगा, है ना। तो चलिए, तो चारों तरफ उत्तेजना फैल गई। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके दौड़ आए, सब लोग जो है दौड़ आए, और चांद सिंह की जोड़ी मिल गई। ये सुन करके कि चांद सिंह से भी कोई लड़ने वाला पैदा हो गया है, सब लोग कुश्ती देखने के लिए दौड़ आए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया और अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट धा चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। तो क्या हुआ कि वो तो व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, और राजा साहब ने आज्ञा दे दी, सब लोग आ गए देखने के लिए, और चांद ने क्या किया, लुट्टन को कसकर दबा लिया। तो लोगों ने कहा अरे गया गया, सब लोग समझ गए लुट्टन क्या लड़ पाएगा। और दर्शकों ने तालियां बजाई, कहा हलवा हो जाएगा हलवा, लुट्टन क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, चांद सिंह दबा देगा तो हलवा ही तो हो जाएगा। हंसी खेल नहीं है शेर के बच्चे से पंगा लेना, है कि नहीं। तो लेकिन तभी ढोलक की आवाज़ सुनाई पड़ी कि चट गिड़ धा मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद सिंह से चित करने की कोशिश तो कर रहा था, और बादल सिंह उसको उत्साहित कर रहा था, उसको चीयर अप कर रहा था कि वहीं दफना दे बहादुर, वहीं पर पटक दे, है ना। चांद सिंह को बोल रहा था कौन, बादल सिंह। चलिए आगे देखते हैं। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब छत्री थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने छत्री का काम किया है। तो इस प्रकार
जहाँ चांद सिंह हार गया और उसको सभी पंजाबी पहलवान उसकी आंखें पोंछ रहे थे, वहीं लुट्टन को राजा साहब ने लुट्टन सिंह कहकर पुकारना शुरू किया। और जब दरबारियों ने उनके या मैनेजर साहब ने नाक भौं सिकोड़ी, नाक भौं सिकोड़ना मतलब आप लोग बताना, ठीक है, मुहावरा है, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हाँ, तो लोगों ने मुंह बिचकाया, ठीक है, मुंह बिचकाना भी मुहावरा, चलिए इसका भी अर्थ बताना, नाक भौं सिकोड़ना और मुंह बिचकाना, देखते हैं आप लोग को, ठीक है, बताना। तो हाँ, तो सभी ने नाक भौं सिकोड़ी और क्या नाम है कि मुंह बिचकाया, और मैनेजर ने पूरी शक्ति लगा करके अपनी ये कहा कि सरकार, हाँ सरकार, यह अन्याय है। क्या अन्याय है? कि लुट्टन को लुट्टन सिंह कहा जाए, ये तो गलत बात है ना। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि उसने छत्री का काम किया है। जब भाई छत्री का काम किया है तो उसे लुट्टन सिंह कहा ही जाएगा, छत्री कहा ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये थे राजा साहब और उनका लुट्टन सिंह पहलवान, और लुट्टन सिंह को हमेशा के लिए राजा साहब ने अपने दरबार में रख लिया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाउ हाउ, सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। तो आप समझ रहे हैं, राजा ने उसे अपने दरबार में रख लिया और उसकी ख्याति, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। और पौष्टिक भोजन करता, व्यायाम करता, और राजा साहब की प्रेम दृष्टि, स्नेह दृष्टि उस पर रहती, और धीरे धीरे करके उसने सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघा दिया। मिट्टी सुंघा दिया, अब नहीं पूछेंगे, अच्छा बता देते हैं कि पराजित कर देना, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैंने सरल वाला बता दिया, ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। हाँ, तो मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में, हाँ, एक पहलवान ऐसा था काला खां, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जब वो लंगोट लगा करके मैदान में उतरता है तो सामने लड़ने वाला जो है उसको लकवा मार जाता है। लेकिन लुट्टन ने काला खां को भी पटक करके सारे तरह के संदेह दूर कर दिए, सारे तरह के भ्रम दूर कर दिए। और उसके बाद फिर राजा साहब ने उसे लड़ने नहीं दिया एक तरीके से किसी से, और वो जैसे चिड़िया घर में जानवर बंद रहते हैं, या बाघ कह लीजिए कि बंद रहता है, यहाँ पे बाघ कहा गया है, तो दर्शनीय जीव बन करके रह गया। लोग पहलवान को देखते भर थे। क्यों? क्योंकि पहलवान लड़ता नहीं था किसी से, क्योंकि राजा साहब लड़ने नहीं देते थे, है ना, जानते थे कि सबको उठा के पटक देगा। तो और वो जब दहाड़ता, हुंकार भरता, तो लोग कहते राजा का बाघ बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलौरियाँ
टुड्डी को पान की रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसीलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे तो पूरी ही कहानी है, समझाने की कहीं आवश्यकता नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि राजा साहब ने उसे अपने दरबार में रख लिया और व्यायाम करता, कसरत करता। जब मेले में घूमता तो एक अजीब ही उसकी दशा बनी रहती। लंबा चोगा पहनता और अभरक का चश्मा लगा करके, और अगर कोई दुकानदार को चहल सूझती तो कहता, अरे पहलवान तनी नाश्ता कर लो, तो कहता तनी मनी का ले आओ 1.5 सेर और 2 सेर रसगुल्ला अपने पेट उदरस्त पेट के अंदर करके और 8-10 पान की गिलौरियाँ मुंह में ठूस करके और झूमता हुआ वापस आ जाता। तो ये उसका हुलिया बन जाता था। और वास्तव में कह लीजिए कि जितना वो ताकतवर था, जितना पहलवान बन गया था, शायद बुद्धि उसी मात्रा में थोड़ी सी कम हो गई होगी। खैर ये तो कोई बात नहीं। तो दंगल की आवाज़ सुनते ही, और हाँ, अगर ढोल का जो भूमिका है उसके जीवन में वो बराबर बनी रही, जब कभी दंगल में ढोल की आवाज़ सुनता तो अपने भारी भरकम शरीर को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन समस्या वही थी कि राजा साहब लड़ने की आज्ञा ही नहीं देते थे और लड़ने वाले भी कम मिलते थे, जोड़ी भी कम मिलती, कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था, है ना। तो ऐसे में वो फिर अपने ऊपर मिट्टी मल करके और उछाल करके अपने को भैंसा सांड साबित करता रहता। कहने का मतलब है कि वो खुद ही में खेल करके बात खत्म करता। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वयं स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता। तो धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। पहलवान राजा साहब का ही पहलवान रहा। उसकी सास मर चुकी थी। 2 बेटे हो गए थे, दोनों तगड़े और गठीले थे, पहलवान की ही तरह पहलवान। लोग देखते तो कहते पहलवान से भी बढ़कर निकलेंगे। ये सारी बातें थीं। और जो दोनों पहलवान थे उसके दोनों लड़के थे, वो दरबार के भावी पहलवान यानी होने वाले पहलवान घोषित हो चुके थे और इसीलिए उनका भरण पोषण भी
दरबार से ही होता था। और जो लुट्टन सिंह था, पहलवान था, वो अपने दोनों बेटों को कुश्ती सिखाता और साथ ही उन्हें शिक्षा भी देता रहता कि कब अपने मालिक अर्थात राजा साहब या जो भी लोग हैं उनसे कैसे पेश आना है, कब किस तरह से पेश आना है ना, ये भी सिखाता समझाता और साथ ही ढोल के बारे में भी समझाता, दांव पेच सिखाता, पैतरे सिखाता, सब चीज़ के बारे में बताता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरेबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हैरेबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। तो क्या हुआ, राजा साहब मर गए और उसके बाद विलायत से पढ़ कर के राजकुमार आए, यानी उनके बेटे आए, और उनका ऐसा मानना था कि राजा साहब के समय कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा था और अब वो आए हैं, हर काम ठीक ढंग से होगा। और इसी के चपेटाघात में जो है पहलवान भी आ गया। इसी की चपेट में पहलवान भी हो गया। इस चीज़ का शिकार पहलवान भी हो गया। जब राजकुमार ने सुना कि पहलवानों पर इतना खर्च होता है, उसने कहा टेरेबल, अर्थात कष्टकारी है। मैनेजर ने सहमति प्रकट की, हाँ वास्तव में ये ठीक नहीं है। और इस प्रकार पहलवान को गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया और पहलवान ने भी समझ लिया कि अब उसकी आवश्यकता दरबार में नहीं है। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। तो जब उसे बस दरबार से निकाल दिया नए राजकुमार ने, तो अपने गांव लौट आया और गांव में लोगों ने उसे के लिए एक झोपड़ी बनवा दी और उसके सुबह शाम के खाने का भी प्रबंध कर दिया। और जो चरवाहे थे, जानवर चराने आते थे या गांव के कुछ लड़के थे, वो उससे रोज़ सीखने आते थे कुश्ती और उन्हीं को कुश्ती सिखाया करता था। लेकिन गांव में स्थिति क्या होती है आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं। भाई कुश्ती लड़ने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए, भोजन चाहिए, है ना। गांव वालों को कहाँ मिलता है, गांव के लड़कों को कहाँ मिलता है। तो ऐसे दुबले पतले या ऐसा शरीर, मरियल सा शरीर लेकर के कुश्ती कौन लड़ता, अर्थात कोई ना लड़ता। इसीलिए धीरे धीरे स्कूल उसका खाली होने लगा। लुट्टन का स्कूल खाली होने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह सिखाने लगा, लड़ाता रहा और सिखाता रहा। साथ ही साथ दोनों ही लड़के मजदूरी करने जाने लगे। उनकी मजदूरी से जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर पहलवान और उसके दोनों लड़के करने लगे।
अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगीं। लोगों में खलबली मच गई थी। दिन में तो कलरव हाहाकार था तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। या फिर भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। पहलवान दरबार से निकाल दिया गया। गांव में आकर के उसने कुश्ती सिखाना शुरू किया। गांव का स्कूल भी बंद हो गया और इसी समय गांव पर वज्रपात हुआ, बिजली गिर गई। वज्रपात होना, बिजली गिर गई, यानी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, मुसीबत आ गई। सबसे पहले अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब एक होता है अतिवृष्टि और एक होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, अनावृष्टि सूखा पड़ जाना। तो पहले तो सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ेगा तो अन्न नहीं होगा, फसलें नहीं तैयार होंगी, तो अन्न की कमी। और उसके बाद फिर मलेरिया और हैजे ने तो गांव पर कह लीजिए कि कहर ही ढा दिया। लोगों को भूनना शुरू कर दिया, मृत्यु के मुंह में डालना शुरू कर दिया। गांव के लोग मृत्यु के मुंह में जाना शुरू हो गए। पूरा गांव प्रायः सूना हो गया था। घर के घर खाली पड़ गए, सब मरते चले गए एक एक करके। महामारी फैलती तो क्या होता है, आजकल आप लोग देख रहे हो कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस, कोरोना महामारी आप देख ही रहे हो। तो ऐसे ही मलेरिया और हैजे से महामारी फैल गई, लोग मरने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। हृदय विदारक चीखें सुनाई पड़ती, जो हृदय को दहला देती, जो दिल को तोड़ देती थी। ऐसी आवाज़ें जो है गूंजने लगीं गांव में। और सूर्योदय के प्रकाश में तो कांखते कूखते थे और आत्मियों को ढांढस बंधाते थे। जो भी आत्मी मतलब अपने लोग, या कह लीजिए पड़ोस के या भाई बंधु जो भी लोग हैं, उनको ढांढस बंधाते, सांत्वना देते थे। क्या सांत्वना देते थे कि अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो अपना नहीं था वो तो चला गया, और जो है उसको देखो। जब लोग मरते हैं तो इसी तरह की सांत्वनाएं दी जाती हैं। या फिर भैया घर में मुर्दा कब तक रखोगे, या रखकर कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में। भाई ऐसा क्यों, भाई कफन किसी एक के लिए हो सकता है ना। जब गांव के गांव स्वाहा हुए जा रहे हैं, सारे लोग मर रहे हैं, तो कितने कफन, कहाँ तक कफन और कहाँ तक लोगों को इकट्ठा करोगे, है ना। तो ये सब ऐसे दिन आ गए, ऐसा सब कुछ होता रहता। किंतु सूर्यास्त होते ही, दिन में तो ये सब कुछ होता, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद जब सूरज डूब जाता तब क्या होता। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहले ऊपर का देख लेते हैं।
शाम होती तो लोग चूं तक ना करते, अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और यहाँ तक कि मरते हुए बेटे को बेटा कह करके भी माताओं की पुकारने की शक्ति नहीं होती थी। महामारी में सब मर रहे हैं, कौन क्या करे, कौन किसको बचाए, है ना। तो इस प्रकार की रात्रि हो जाती थी, इतनी भयानक रात होती थी। दिन में तो एक दूसरे को समझा देते थे, दिन में तो थोड़ा बहुत रो गा लेते थे, लेकिन जब रात हो जाती थी तो सब केवल सुबह के इंतजार में रहते थे। इतनी भयंकर महामारी थी, इतना हृदय विदारक दृश्य था, लोग मर रहे थे, चारों तरफ चीख और पुकार, और रात बिल्कुल नीरव, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। जो हमने शुरू में पढ़ा था पाठ के, याद होगा आपको कि भयार्त शिशु कांपते थे, या जो है बीच बीच में कुत्ते भौंक जाते थे, कोई तारा टूटकर गिरता था तो उसकी शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। इसी दृश्य के वर्णन था, यहीं से कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। तो उसी का वर्णन शुरू में ही किया गया था, उसी महामारी का। आपको समझ में आ रहा होगा अब। तो वो स्थिति अब गांव की हो गई थी। तो खैर, रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे। तो आपको समझ में आया? बाकी का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।